इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। यूपीपीसीएस मेंस 2025 हमने कुछ जिम्मेदारियां ली थी इसमें आपकी तैयारी में मदद करने के लिए। पहली जिम्मेदारी ली थी हमने एथिक्स आपकी तैयार करवाएंगे, खासकर मोरल फिलोसोफर। वो सीरीज़ हमारी पूरी हो चुकी है। अगर अभी तक आपने वो सीरीज़ नहीं देखी है तो यूट्यूब पर PCS बाई नेक्स्ट IAS चैनल पर जाइए और सर्च कीजिए और वहाँ मेरी भी सारी वीडियोस थिंकर स्कूल ऑफ थॉट वाइज मिल जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉमिस था हमारा कि हम आपको पढ़ाएंगे पेपर 5 और 6, क्योंकि ये नई सब्जेक्ट है, एस्टेब्लिश नहीं है, मार्केट में कुछ भी बिक रहा है, कुछ भी पढ़ रहे हैं लोग, तो कंसोलिडेटेड एक जगह पर रिसर्च मटेरियल नहीं है जिससे कि डायरेक्ट क्वेश्चन को टैकल किया जा सके। दो चीज़ों को ध्यान रखना है पेपर 5-6 को पढ़ते समय आपको। दो कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है जब आप पेपर 5 और 6 की तैयारी करेंगे? तो अभी तक जो ट्रेंड है वो PYQs पर है। PYQ का जो ट्रेंड है वो किस पर बेस्ड है? सिलेबस पर बेस्ड है। तो आपकी कमांड अगर सिलेबस पर है, पेपर 5-6 में सिलेबस पर कमांड है, सिलेबस वाइज आपके नोट्स हैं, आपके जो नोट्स हैं वो सिलेबस वाइज हैं, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। लेकिन सारे क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेंगे ऐसा नहीं है। यूपी के सेक्रेटरी पर कोई सिलेबस में मेंशन नहीं है, वहां केवल पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूपी लिख रखा है। तो जो चीफ सेक्रेटरी है यूपी का, उस पर सवाल आया था 2024 में, है ना। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से डील करने के लिए उसने कुछ चीज़ें लिखी हैं लेकिन डायरेक्ट नाम नहीं लिखा। लेकिन 2023 में सवाल आया है स्पेशल टास्क फोर्स पर, तो अगली बार हो सकता है ATS पर आए। तो आपको तैयार रहना होगा। तो सिलेबस आपको ध्यान रखना है और सिलेबस के साथ PYQ के हिसाब से आपको अपनी तैयारी को साथ रखना है। जो बुक्स बनाई गई हैं वो सिलेबस के बाहरी टर्म्स से बना दी गई हैं। आर्किटेक्चर में उसने क्वेश्चन पूछा था आगरा के मॉन्यूमेंट्स पर। अगर 2024 में आगरा के मॉन्यूमेंट्स पर वो सवाल पूछ सकता है 23 में, तो हो सकता है कल को वो मुगल आर्किटेक्चर या दिल्ली आर्किटेक्चर, दिल्ली सल्तनत वाली आर्किटेक्चर या मौर्यन आर्किटेक्चर पर सवाल पूछ ले। तो हमको थोड़ा सा तैयार रहना पड़ेगा। जैसे वो PYQ जा रहा है, जैसे जैसे साल बीतेंगे वो अंदर चलाता चला जाएगा। तो हमको उन सारे प्रोबेबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए नोट्स बनाने हैं, पढ़ना है, समझना है। इसी संदर्भ में हमने शुरू की थी अपनी लेक्चर सीरीज। पेपर 5 के हम पूरे कोशिश करेंगे। 22 यूनिट्स 21 यूनिट्स हैं इसमें। 21 यूनिट्स को 21 लेक्चर में कवर करना पॉसिबल नहीं है। आर्किटेक्चर अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है कि उसमें 10-5 लेक्चर लग सकते हैं, क्योंकि आर्किटेक्चर यूनिट नंबर 2 पर आर्किटेक्चर लिखा है, उसमें मेंटेनेबिलिटी और सिग्निफिकेंस लिखा है। अब आर्किटेक्चर में क्या क्या आर्किटेक्चर आपको पढ़ना चाहिए वो ध्यान देना है, ना कि आर्किटेक्चर एज ए होल पूरी यूपी की आप पढ़ सकते हो। तो आपको कैसे पढ़ना पड़ेगी? सीक्वेंस में पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले आर्किटेक्चर शुरू होती है मौर्यन काल से, तो मौर्यन काल की आर्किटेक्चर पढ़ोगे, फिर उसके बाद पढ़ोगे गुप्ता एज की आर्किटेक्चर, फिर पढ़ोगे आप चंदेल की, फिर दिल्ली सल्तनत की, फिर मुगल की, फिर ब्रिटिश की और फिर कंटेम्प्रेरी। इतनी आर्किटेक्चर आपको पढ़नी पड़ेगी, तब आपके नोट्स कंप्लीट होंगे, है ना। 4 बिल्डिंगों के नाम, आगरा का ताजमहल, आगरा का किला और प्रयागराज का किला याद करके यूपी की आर्किटेक्चर तैयार नहीं होने वाली है, ध्यान रखना है। हमने मॉडर्न आर्किटेक्चर को कल शुरू किया था और इसमें हमने बोला था मॉडर्न आर्किटेक्चर में क्या क्या पढ़ाने वाले थे। 2 तरीके से हमने बांटा था, सेकुलर पढ़ाएंगे, सेकुलर आर्किटेक्चर और रिलीजियस आर्किटेक्चर। सेकुलर आर्किटेक्चर के नाम पे यूपी में केवल पिलर्स मिलते हैं। अगर आपने गौर किया हो तो चीज़ों को रुक कर पढ़ना है, भागते हुए नहीं पढ़ना है ना। किताबों में जो दे दिया गया 4 लाइनें वो नहीं समझनी है, सिर्फ उनसे आगे जाके समझना है कि यूपी में मॉडर्न आर्किटेक्चर में सेकुलर के नाम पे क्या है। फोर्ट्स नहीं है, पैलेसेस नहीं है, केवल पिलर्स हैं। और पिलर्स को हमने इन डिटेल कल पढ़ लिया है, इन डिटेल पढ़ा है, पूरे डिटेल में आप जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पढ़ लीजिए। आज हमारा टास्क है मॉडर्न एम्पायर की ही, यूपी की ही रिलीजियस आर्किटेक्चर को समझना, ठीक है। और रिलीजियस आर्किटेक्चर में हम समझेंगे 2 चीज़ों को, स्तूपों को, स्तूप आर्किटेक्चर यूपी में जो है वो रिलीजियस आर्किटेक्चर है, और उसी से रिलेटेड है एक और आर्किटेक्चर मोनेस्ट्रीज। ये 2 आर्किटेक्चर फीचर आज हम पढ़ेंगे। यूपी में होने चाहिए, मॉडर्न काल से होने चाहिए और रिलीजियस होने चाहिए। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखना है। हमारा सीरीज चल रहा है
पेपर 5 पर, पेपर 5 में हमने यूनिट उठाई है दूसरी, उसका नाम है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में हमने शुरू किया था मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर में हमने सेकुलर पढ़ लिया था। सेकुलर में हमने पढ़ा है केवल पिलर्स, और कुछ हैवी नहीं, आप सर्च करके देख सकते हैं। फिर आज हम पढ़ेंगे रिलीजियस। रिलीजियस में हमारे पास दो हैं, क्या क्या है? पहला है हमारे पास स्तूप और दूसरा है मोनेस्ट्रीज। कोई डाउट? कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। स्तूप से शुरू करते हैं। देखो, कोई भी आर्किटेक्चर पढ़ना चाहते हो, कोई भी आर्किटेक्चर को समझना चाहते हो और उस पर आंसर लिखना चाहते हो, तो उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हासिल किया करो। ऐसे ही मत रट लिया करो कि मिट्टी का गुंबद है तो स्तूप होगा। अल्टीमेटली उसके पीछे के इंटेंशन को, उसके पीछे की जरूरतों को, उसके पीछे के सिंबलिज्म को समझोगे तो आप अच्छे आंसर लिख पाओगे, है ना। अच्छे आंसर इंफॉर्मेशन की बोथरिंग से नहीं आते हैं, अच्छे आंसर जो है वो अच्छे आर्गुमेंट से आते हैं, और अच्छे आर्गुमेंट हमेशा अच्छी अंडरस्टैंडिंग से आते हैं, ध्यान रखना है ना। तो अच्छी अंडरस्टैंडिंग हम क्या पढ़ने वाले हैं? स्तूप पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद देखते हैं मोनेस्ट्रीज पढ़ेंगे। स्तूप जो है ये क्या है? एक रिलीजियस आर्किटेक्चर है। इसकी जरूरत क्यों थी? क्या है ये, मतलब इंटेंट क्या था, पर्पस क्या था इसका? तो स्तूप एक ऐसी संरचना, मोन्यूमेंट या आप बोले स्थापत्य है जिसमें बुद्ध जी के जो बॉडी रिमेन्स है, किसी को बाल मिल गए, किसी को नाखून मिल गए, किसी को हड्डियां मिल गई, बॉडी का जो पार्ट मिल गया, किसी को राख मिल गई उनके दाह संस्कार के बाद, तो बुद्ध जी के रिमेन्स, बुद्ध जी के रिमेन्स, बॉडी के रिमेन्स जो हैं वो उनको फ्यूचर जनरेशंस के लिए प्रिजर्व करना, मतलब रिलीजियस ऑस्पिशियसिटी के नाम पर। ऑस्पिशियसिटी मतलब उनकी पवित्रता को मेंटेन रखने के लिए, उनके याद को बनाए रखने के लिए, उनके रिलीजियस महत्व को उजागर करने के लिए ही ये स्तूपों का निर्माण हुआ, धार्मिक स्थल के रूप में। उनसे जुड़ी यादों में वो जहाँ जा गए वहाँ स्तूप मिलते हैं, है ना। वो जहाँ ठहरे वहाँ स्तूप मिलते हैं, उनके रिमेन्स जहाँ थे वहाँ मिलते हैं, जहाँ उनका देहावसान हुआ वहाँ मिलते हैं, जहाँ उन्होंने विजिट किया वहाँ मिलते हैं, जहाँ उन्होंने पहला सरमन दिया वहाँ मिलते हैं। तो स्तूप आप समझ रहे हो क्या है? स्तूप बुद्ध जी की यादों को ताज़ा बनाए रखने के लिए, फ्यूचर जनरेशंस को सिंबल करने के लिए तो स्तूप बनाए गए। तो आपको समझ में आ रहा है? तो स्तूप का रिलेशन ज़्यादातर किससे है? बुद्धा की यादों से, बुद्धा की यादों से, बुद्धा की यादों से, और बुद्धा के रिमेन्स, बॉडी रिमेन्स। जहां बॉडी रिमेन्स हैं वहां के जो बुद्धा के जो स्तूप है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट माने जाएंगे, और जहां यादों से रिलेटेड है वो कम रिलीजियस अट्रैक्शन का टूर मतलब पॉइंट बनते हैं। आपने देखा होगा कि जिन जिन जगहों पर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ बुद्धा जी का कोई ना कोई अवशेष, देहावशेष है, वो आज रिलीजियस पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण स्थान बन जाते हैं। तो वो क्यों बनते हैं? क्योंकि वहाँ ऐसा माना जाता है कि जो बुद्ध जी की बॉडी के रिमेन्स हैं वो वहाँ पर आज भी प्रिजर्व्ड हैं। तो स्तूप बनाए इसलिए गए थे। अच्छा, अब आपको समझ में आ रहा है कि इनका पर्पस दो ही है, उनकी यादों को मेंटेन रखना है या फिर उनके बॉडी के जो रिमेन्स थे उनको रिलीजियस एक रूप देना है। अच्छा, ऐसा करने के लिए क्या करना होगा? जनरली बॉडी के रिमेन्स को प्रिजर्व करना है लंबे समय के लिए, उनको पहचान देनी है, तो आपको क्या बनानी पड़ेगी? समाधि टाइप की बनानी पड़ेगी, नहीं बनानी पड़ेगी? चिता जला के अगर बॉडी राख हो गई तो मंदिर बना दो। लेकिन बॉडी रिजर्व करने के लिए पिरामिड बनते थे इजिप्ट में। भारत में पिरामिड की जगह बुद्ध के केस में उनके बॉडी रिमेन्स को बनाने के लिए समाधि बनानी है। अब किसी बड़े आदमी की समाधि बनानी है, धर्म के संस्थापक की समाधि बनानी है, या धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति का कुछ आपको एक रिलीजियस आर्किटेक्चर खड़ा करना है तो वो क्या होना चाहिए? थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि राजाओं ने बनवाए ज़्यादातर, या लोगों ने भी बनवाए तो क्योंकि बड़े महान आदमी के थे, तो ये बड़ा स्ट्रक्चर होगा। ये बड़ा स्ट्रक्चर धरती पर ही समाधि के रूप में हो तो इसको जमीन पर बनाते हुए उठना होगा, उठना होगा, नहीं उठना होगा? और उठे हुआ जमीन पर जो स्ट्रक्चर है, अगर आप चौखुंटा बनाएंगे रेक्टेंगुलर टाइप का, तो ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं होता है। रेक्टेंगुलर जो बॉडी है इसकी स्ट्रॉन्गनेस कम हो जाती है, हवा का इरोजन है, भूकंप है,
तो इसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है इस तरह के स्ट्रक्चर की, क्यूबॉइड की। हेमिस्फेरिकल की जो है वो बहुत जो ड्यूरेबिलिटी है इस स्ट्रक्चर की, वो ड्यूरेबिलिटी बढ़ती होगी। आप चेक कर लें, है ना, शेप्स में जाएंगे जब चेक करेंगे साइंटिफिकली जियोमेट्री के हिसाब से, तो ये जो हेमिस्फेरिकल या स्फेरिकल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना, ज़्यादा मजबूत होते हैं। इसलिए इनकी जो आपको अब दिखाई दे रहा होगा कि दुनिया का कोई भी बौद्ध स्तूप या तो हेमिस्फेरिकल है या सिलेंड्रिकल है। कोई भी बौद्ध स्तूप आपको जनरली, रेयर केस में अगर कोई हो तो हो, ऐसा रेक्टेंगुलर टाइप का मिलेगा, है ना। तो रेक्टेंगुलर स्तूप क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि समाधि बनानी थी और ड्यूरेबिलिटी बढ़ानी थी, इसलिए या तो हेमिस्फेरिकल है या सिलेंड्रिकल है। दोनों के एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। हेमिस्फेरिकल में आप जाएंगे तो सांची का ढूंढो, और ये जो सिलेंड्रिकल है ये धमेक का ढूंढ सकते हो आप। ये धमेक का स्तूप सांची क्योंकि एमपी में है, इसका हम एग्जाम्पल नहीं लेंगे, यूपी की आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, भारत की आर्किटेक्चर नहीं पढ़ रहे हैं। धमेक का स्तूप जो है वो सिलेंड्रिकल है ना। और भी स्तूप मिलेंगे तो आप जनरली ये दो ही शेप पाएंगे, या तो सिलेंड्रिकल या हेमिस्फेरिकल। अब आपको समझ में आया कि स्तूप का मतलब क्या है और पर्पस क्या है, दोनों चीजें समझ में आ गई। अब जब भी कोई आर्किटेक्चर बनती है और किसी रिलीजन से रिलेटेड होती है तो उसमें कुछ पवित्रता के लिए आइटम्स जोड़े जाते हैं, है ना। वक्त के साथ वही उसके फीचर बन जाते हैं, तो यहाँ से बात शुरू होती है बुद्ध स्तूपा के फीचर्स की। तो अब आपको स्तूप के फीचर समझने हैं कि फीचर्स क्या है, फीचर्स ऑफ स्तूपा। अगर आपको स्तूप का पर्पस पता है, उसका मोटिव पता है, उसकी नीड पता है, तो फीचर बड़ी आसानी से आप समझ लोगे, लिख पाओगे, है ना। तो फीचर्स अगर आप देखें तो फीचर्स को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक कोर फीचर्स कि स्तूप, इनके बिना स्तूप बनेगा ही नहीं, और एक है जो बाद में जोड़ दिए गए नॉन कोर स्तूप, मतलब नॉन कोर फीचर्स। तो कुछ फीचर ऐसे हैं जो बाद में जोड़ दिए गए हैं, जबरनी, कोई बहुत खास चीजें नहीं रहती। अगर आप स्तूप को थोड़ा सा इस फीचर से पहले समझना चाहें कि स्तूप दिखता कैसा होगा, तो मान लो ये जमीन है, तो जमीन पर डायरेक्ट अगर धर्म की चीज बना दी जाएगी, धार्मिक स्ट्रक्चर बना दिया जाएगा, तो ये इसकी पवित्रता को खंडित करेगा, सैंक्टिटी को खंडित करेगा, नहीं करेगा। सीधे जमीन पर हिंदुस्तान में कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई पवित्र काम नहीं करते, है ना। तो जब भी कोई पवित्र चीज होती है उसे जमीन से थोड़ा उठा देते हैं, उठाते कि नहीं उठाते। तो आप जब भी देखोगे कि दुनिया का कोई भी स्तूप डायरेक्ट जमीन पर नहीं बना हुआ लिखेगा आपको, ऐसे जमीन पर, ऐसे हेमिस पर नहीं होगा। क्या होगा, असल में होता यह है कि पहले थोड़ा सा रेज्ड प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, स्तूप बनाने से पहले रेज्ड प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, इस प्लेटफॉर्म पे ऊपर बनाया जाएगा स्तूप, ऐसे। ये रेज्ड प्लेटफॉर्म जो है आप जो देख रहे हैं, ये या तो मैन मेड होगा, ये मैन मेड हो सकता है, आदमी खुद प्लेटफॉर्म बना दे चबूतरा टाइप का, या ये नेचुरल भी हो सकता है। आप बोलोगे सर नेचुरल कैसे हो सकता है? भाई नेचुरल ऐसे हो सकता है कि पहाड़ पर आप स्तूप बना दो, पहाड़ के 100 मीटर तक वैसे चले जाओ, फिर 100 मीटर जाके ऊपर आप स्तूप लगा दो। तो जमीन की जो अपवित्रता मानी गई है हिंदू धर्म में, भारतीय समाज में, उस अपवित्रता को दूर करने के लिए, उससे बचने के लिए हमेशा धार्मिक स्ट्रक्चर जितने भी होते हैं सब प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाए जाते हैं। पहले एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, इसे पवित्रता से जोड़कर तो देखा ही जा सकता है, मजबूती के पर्सपेक्टिव से भी जोड़ के देखा जा सकता है। क्योंकि जमीन पर अगर आप कोई डायरेक्ट चीज बना देंगे, नींव मजबूत नहीं बनाएंगे, तो उसकी स्ट्रक्चरल जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है। तो आप पहले उसके लिए बेस बनाते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, नींव, हर एक स्ट्रक्चर जो स्थापत्य है, दुनिया का जो भी स्थापत्य है, उस स्थापत्य के नीचे एक नींव होती है। तो नींव कभी कभी प्लेटफॉर्म का रूप ले लेती है, थोड़ा सा और ऊपर चली जाती है, तो ये प्लेटफॉर्म होगा ही होगा। तो अब आपको समझ में आया, जब भी
स्तूप होगा, एक प्लेटफॉर्म पर होगा, ठीक है। ये जमीन मान लो आप, इसे जमीन मानेंगे। इस पर एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, स्तूप समझ लेते हैं। फिर इस पर हेमिस्फेरिकल शेप में कुछ मटेरियल जोड़कर बनाया जाएगा क्या, ये है आपका स्तूप, ठीक है। इसे बोलते हैं, ये जो हेमिस्फेरिकल चीज होती है इसे प्लेटफॉर्म ही बोलते हैं और कुछ खास नहीं बोलते, ये प्लेटफॉर्म ही नाम है इसका, ठीक है। ये जो हेमिस्फेरिकल चीज है इसे बोलते हैं डोम। डोम बोलो, गुम्बद बोलो, या अंड भी बोलते हैं कुछ लोग। क्या बोलेंगे, अंड, बूम ऑफ यूनिवर्स। धार्मिक सेंस में जब इसका मतलब जोड़ा जाता है तो बूम ऑफ यूनिवर्स से माना जाता है बौद्धिक साहित्य में, बौद्ध साहित्य में। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। अब यहां जाके थोड़ा सा ये ऊपर जो है, यहां पे, यहां तक हेमिस्फीयर रहेगा, ये फ्लैट होगा और इस पर एक छत, एक खांचा सा बनाया जाएगा जिसमें लोग आज ऊपर चढ़ के पहुंच सके, कुछ चीजें रखी जा सकें। ये जो स्पेस बनाया जाता है, ऐसे मानो जैसे टहलने के लिए जो छत पे बालकनी होती है जिसकी बाउंड्री कर दी जाए, कमरे के ऊपर बालकनी कर दी है, उसकी बाउंड्री कर दी जाए बालकनी की, है ना। छत के ऊपर जाओ टॉप फ्लोर पे और उसकी बाउंड्री कर दो, तो ऐसा कुछ चीज स्ट्रक्चर आप समझ सकते हैं। इसको नाम देते हैं हर्मिका। क्या नाम देते हैं, हर्मिका। ये बाउंड्री है, ध्यान रखना है, ये बाउंड्री सी है चारों तरफ से, यहाँ आदमी खड़ा बैठ के उठा देख सकता है। ये हर्मिका हो गई। हर्मिका के बाद इसमें एक इस तरह का पिलर या डंडा या साफ्ट कह सकते हैं कि एक लगी होती है ना, ये साफ्ट लगी होती है। इस साफ्ट को बोलते हैं यष्टि। क्या बोलते हैं, यष्टि, यष्टि, ठीक है। और इस यष्टि में कुछ छतरियां लगी होती हैं, इनको बोलते हैं छत्राज या छतरी, छत्राज या छतरी, ठीक है। अब ये धार्मिक स्थल है, धार्मिक स्थल है कि नहीं है, तो इसके चारों ओर घूमने का रास्ता होना चाहिए। एक दर्शन वाले आएंगे, धार्मिक लोग आएंगे, घूमने देखने जाएंगे तो इसकी परिक्रमा, परिक्रमा का कंसेप्ट होता है ना, भारत में जो भी चीज पवित्र होती है उसकी परिक्रमा की जाती है। तो ये जो परिक्रमा मार्ग होता है स्तूप के चारों ओर होता है, स्तूप के चारों ओर परिक्रमा मार्ग होता है, छोटा सा गैलरी होती है, इसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ, क्या बोलते हैं, प्रदक्षिणा पथ। इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं प्रदक्षिणा पथ, ठीक है। अब घूमने की जगह हो गई, घूमने की जगह हो गई। अब कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर है तो उसको एक द्वार भी तो देना होगा, तो कभी कभी द्वार एक होते हैं, कभी चार होते हैं, कभी दो तरफ ही होते हैं, डिपेंड करता है जिसका जितना महत्व स्तूप का और जितने राजाओं का उसने अटेंशन खींचा अपनी तरफ, उसमें उतने द्वार जोड़े गए। तो हमेशा तो नहीं होते हैं, लेकिन कुछ में पाए जाएंगे, आपको कुछ में पाए जाएंगे। सब स्तूपों में द्वार नहीं है, ध्यान रखना, एंट्री गेट नहीं है। तो ये एंट्री गेट होते हैं, एंट्री गेट होते हैं। एंट्री गेट को बोलते हैं तोरण द्वार, एंट्री गेट को बोलते हैं, एंट्री गेट सही शब्द है इनके लिए, लिटरल जो वर्ड होता है, मगर बौद्धिक जो बौद्ध साहित्य है उसमें इसको बोलते हैं तोरण द्वार, तोरण द्वार। समझ पा रहे हैं आप। तो तोरण द्वार बाद में हम समझेंगे कि क्यों ये नॉन कोर फीचर है।
कोर फीचर क्या है, नॉन कोर फीचर है, जिसमें हम जाने वाले थे, वो इसको समझने के बाद समझेंगे कि ये नॉन कोर फीचर है। नॉन कोर इसलिए है क्योंकि ये बाद में जोड़े गए हैं, सभी स्तूप हमें देखने को नहीं मिलते हैं, सभी में समान संख्या में देखने को नहीं मिलते हैं, जिसका जैसा अट्रैक्शन, जिसका जितना अट्रैक्शन उसके उतने रहे हैं, ठीक है, उसके उतने तोरण द्वार रहे हैं। तो तोरण द्वार हो गए आपके। अब ये क्योंकि रिलीजियस बॉडी है, रिलीजियस स्ट्रक्चर है, तो इसके चारों ओर एक फेंसिंग का भी मामला बनता है कि भाई फेंसिंग होनी ही चाहिए, है ना। फेंसिंग भी एडिशनल फीचर है, नॉन कोर फीचर है, बाद में जोड़ा गया उनकी सुरक्षा के लिए, उसको भव्य बनाने के लिए, है ना। फेंसिंग भी देखने को मिलेगी कहीं कहीं। दमेक वाला जो स्तूप है वहां की फेंसिंग अभी अभी हुई है, शुरू में नहीं हुई थी। तो शुरुआत में केवल ये डोम, हर्मिका और यष्टि, ये 3 कोर फीचर हुआ करते थे, है ना। उसके बाद तोरण द्वार जोड़े गए। प्रदक्षिणा पथ भी शुरुआत से ही था, जिस दिन से कोई स्तूप बनेगा वो उस दिन से तीर्थ स्थल का मतलब पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनेगा, और आदमी कोई आएगा अपने भगवान के पास, अपनी आस्था के बिंदु के पास, वहाँ उसकी परिक्रमा पूजा करना भारत में लाजमी था। तो इसलिए प्रदक्षिणा पथ भी इसेंशियल पार्ट माना जाएगा, है ना। तो अंड, हर्मिका, यष्टि, जो छत्रक है, ये भी नॉन कोर फीचर ही पाओगे आपके, नॉन कोर फीचर है। क्यों? क्योंकि ये नंबर मल्टीप्लिसिटी जो है वो अलग अलग राजाओं ने अपनी पहचान के लिए, अपने दान के लिए, कोई सोने का चढ़ा रहा है, कोई चांदी का चढ़ा रहा है, कोई पीतल का चढ़ा रहा है, उस हिसाब से छत्रक बनवाए अपनी अपनी पहचान के लिए, अपने अपने शौर्य को दिखाने के लिए कि मेरे भी कंट्रीब्यूशन, योगदान के लिए। तो किसी को अब भाई सांची में स्तूप बन गया, उसको तो आप बदल नहीं सकते। अब आपको बताना है कि हम भी राजे हुए, तो कैसे बताओगे आप राजे हुए? कुछ जोड़ दो। तो लोगों ने तोरण द्वार जोड़ दिया जिसको अच्छा लगा। कुछ लोग अब तोरण द्वार पहले जोड़ चुका, तो आप तोरण द्वार में क्या कर सकते हो, एक तोरण द्वार था, दूसरा जोड़ दो, दूसरा था, तीसरा जोड़ दो, तीसरा था, चौथा जोड़ दो। तो राजाओं के बाद में या पॉलिटिशियंस ने भी बहुत कैसे काम किए स्वतंत्रता के बाद में, कि उनकी पॉलिटिकल वोटिंग के लिए, कि भाई वोट बैंकों को हासिल करना है, अट्रैक्ट करना है लोगों को, हमने बौद्ध धर्म के लिए किया है, तो फेंसिंग करवा दी, उसकी सुरक्षा करवा दी, उसके इर्द गिर्द रोड बनवा दिए। सो ये बाद में चीज़ें जोड़ी गई, और वो इसीलिए हम बोलते हैं कि कुछ कोर फीचर्स हैं, कुछ नॉन कोर फीचर्स हैं। तो आपको कोर फीचर्स के नाम पे याद रखना है, अंड कोर फीचर है, यष्टि कोर फीचर है, और हर्मिका कोर फीचर है, और इसके इर्द गिर्द जो प्रदक्षिणा पथ है वो कोर फीचर है ना। बाकी फेंसिंग हुई, तोरण द्वार हुए, छत्रक हुए, ये सब नॉन कोर फीचर हैं। इसकी लिस्ट भी देख लेंगे नॉन कोर फीचर्स की भी। ये नॉन कोर और कोर फीचर के आपकी देखो, कोर फीचर आपको देखना है। तो मैंने अभी आपको बोला था कि एक प्लेटफॉर्म होता था हमेशा, ये प्लेटफॉर्म, इसको बौद्ध साहित्य में इसका नाम दिया गया मेहदी। क्या? मेहदी, मेधी या मेहदी जो भी है, मेहदी, मेहदी वाला नहीं, मेधी है, सॉरी, मेहदी नहीं, मेधी, मेधी ये नाम है इसका, प्लेटफॉर्म का नाम है मेधी। और ये भी कोर है, क्योंकि इसके बिना नहीं बात बनेगी, कोर है ये भी। तो कोर में जो पहला इंस्ट्रूमेंट आएगा आपको, कोर में आप देखेंगे सबसे पहली चीज आई मेधी। क्यों आई? क्योंकि इसके बिना रिलीजियस स्ट्रक्चर रिलीजियस नहीं रहेगा, उसकी पवित्रता के लिए और उसकी मजबूती के लिए, उसे जमीन से उठाने के लिए जरूरी है मेधी। दूसरा जो है वो है अंड, जो हेमिस्फीयर था, डोम था, याद है आपको? डोम रहा होगा, ये वाला जो डोम है हेमिस्फेरिकल, ये है अंड। तीसरा जो है वो है हर्मिका। मैं आपको ओरिजिनल जिसकी इमेज हमारे पास है उसमें भी दिखाऊंगा कहां पे क्या है। फिर है यष्टि, चौथा क्या है? यष्टि। और पांचवा है प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा KSHIN, दक्षिणा पथ। ये 5 इसके कोर फीचर हैं जो किसी बौद्ध स्तूप को बौद्ध स्तूप बनाते हैं, धार्मिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। बाकी जो चीजें जुड़ी वो नॉन कोर फीचर हैं,
क्या क्या है नॉन कोर फीचर? तोरण, तोरण, तोरण एंट्री गेट का भी काम करता है। क्या क्या काम करता है ये? एंट्री गेट का भी काम करता है। अब एंट्री गेट पर जो भी और एडिशनल काम कर सकते हो, तो इसमें ज्यादातर केस में जातक कहानियां लिखी मिलेंगी। तो बौद्ध स्टोरी, जातक स्टोरीज आपको इस पे पढ़ने को मिलेंगी, इनग्रेविंग हुई, तो सुंदरता भी बढ़ाती हैं और उसकी इंपॉर्टेंस को, मतलब तोरण की प्रेजेंस को और ज्यादा महत्व बढ़ा देती हैं। दूसरी जो चीज है वो है स्कल्पचर। स्कल्पचर, बाद में कई स्तूपों पे स्कल्पचर जोड़ी गई उसको सुंदर बनाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए। तीसरी जो चीज है वो है जो छत्रास हैं। आपने देखा होगा कि छत्रास कई 1 2 3 कहीं कहीं है, तो छत्रास बाद में जोड़े गए। अलग अलग राजाओं ने अपने महत्व को, अपनी प्रेजेंस को नोटिफाई करने के लिए ये छत्रास जोड़े हैं, है ना। और चौथी जो चीज है वो है फेंसिंग, जो इर्द गिर्द करी गई है ना, सिक्योरिटी के लिए। इसका काम क्या था? सिक्योरिटी। ये जो छत्रास हैं ये रिस्पेक्ट दिखाती हैं या उनको नोटिफाई करती है जिन्होंने इनको लगाया। स्पिरिचुअलिटी बढ़ाने के लिए भी काम आती है, बता दिखाने में, है ना। और स्कल्पचर तो डेकोरेशन का काम करेंगे ही करेंगी। तो ये इतना आपको ध्यान रखना है। तो अब स्तूपा जब आप पढ़ेंगे तो क्या आप बता पाएंगे कि स्तूप क्या है, उसके कोर फीचर्स क्या हैं, उसके नॉन कोर फीचर्स क्या हैं। यूपी में अब आपको एग्जाम्पल भी तो देना होगा, बिना एग्जाम्पल के तो काम बनेगा नहीं। तो यूपी में जो फेमस एग्जाम्पल है वो है धमेक का स्तूप। धमेक या दमेक, जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। तो धमेक का स्तूप है। दोनों स्तूप मैं दिखा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि भाई आप कुछ भी पढ़ा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा कहाँ है, कैसा होता है स्तूप, किस तरह की होती है। तो पहले ये यूपी वाला स्तूप, धमेक स्तूप देख लीजिए। ये ओरिजिनल स्तूप है, ये धमेक का स्तूप है। अब देखो आप, ये अंड है, ये है इसका अंड, डोम। क्या है ये है इसका अंड, ये वाला हिस्सा। हेमिस्फेरिकली लग रहा है, सिलेंड्रिकल, डोम। ये जो है ये है मेधी। क्या है ये? मेधी या प्लेटफॉर्म जिसे मैंने बोला था, ठीक है। ये इसके इर्द गिर्द आप जो देख रहे हो रास्ता चारों ओर, ये है प्रदक्षिणा पथ। क्या है? प्रदक्षिणा पथ। है ना। अब आप देख रहे हो यहां कोई तोरण द्वार नहीं दिखाई दे रहा, इसीलिए मैंने बोला था कि तोरण द्वार जो है वो नॉन एसेंशियल पार्ट है। ये जो आप देख रहे हो, ये जो पत्थर की बनी हुई ये फेंसिंग है, ये जो फेंसिंग है ये इससे, इसके मटेरियल से अलग है और देखने में ही लग रही है कि नई है, मतलब अभी अभी लगाई गई है, 100-200 साल या 50 साल पहले। एग्जैक्ट डेट तो मुझे भी नहीं पता कब लगाई गई है, लेकिन ये धमेक स्तूप जब बना था 1000 साल पहले, 5000, 2000 साल पहले, 1500 साल पहले, उसके सैकड़ों या हजारों साल बाद ये लगाई गई लगती है, क्योंकि बाद में जोड़ी गई है। आई थिंक स्वतंत्रता के बाद ही जोड़ी गई है, यूपी गवर्नमेंट ने जोड़ी है ना। ये जब चीजें जो लिख रहा है ये सब भी बाद में जोड़ी गई हैं। तो फेंसिंग है, नॉन कोर फीचर है। ये जो फेंसिंग है ये वाली चीज, ये बाद में जोड़ी गई, इसलिए नॉन कोर है। अब आप देख रहे हो कि ना तो इसमें हर्मिका दिखाई दे रही है, न यष्टि दिखाई दे रही है, और न छत्रक दिखाई दे रहे हैं। यहां दिखाई नहीं दे रहे, हो सकता है इसका ड्रोन व्यू हमें नहीं मिला है। लेकिन एसेंशियल पार्ट में अब आपको चलता हूं मैं, क्योंकि यूपी में जो स्तूप है वो ज्यादा है नहीं, और उसके सारे फीचर वाले स्तूप तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हमको एक एमपी का स्तूप देखना पड़ेगा, सांची का स्तूप। इसमें भी आपको देखो ये फेंसिंग जो है बाद में जोड़ी गई है, अलग पत्थर से दिखाई दे रही है कि ये पत्थर अलग है डोम का और यहाँ का अलग है। प्रदक्षिणा पथ मेधी के ऊपर जो है ये प्रदक्षिणा पथ है। इसमें ये जो है ये पूरा स्ट्रक्चर, ये जो दिखाई दे रहा है आपको गेट सा, इसे बोलते हैं तोरण द्वार।
और इस पे जो इनग्रेविंग है, लिखी हुई कहानी आपको दिख रही है, इन्हें बोलते हैं जातक स्टोरीज। तो जातक स्टोरीज तोरण द्वार पे मिलती हैं आपको। स्कल्पचर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बने हाथी, ये सब चीजें, ये स्कल्पचर भी बाद में जोड़ी गई चीजें हैं, है ना। ये है इसकी फेंसिंग। इसमें जो आप देखेंगे ये डोम है, तो तोरण द्वार इसमें दिखाई दे रहा है। और इसमें पीछे देखेंगे आप, ये वाला हिस्सा जो ये दिखा रहा है एसटी और छत्रक, और इसी के नीचे अगर दिखाई नहीं दे रहा क्लियरली, हर्मिका वाला पोर्शन किसी और इमेज से दिखा पाता, लेकिन इसमें इमेज है नहीं वो। तो अब आपको क्लियर हुआ बौद्ध स्तूप के कितने कोर फीचर्स हैं, नॉन कोर फीचर्स हैं। मैंने रियल लाइफ एग्जाम्पल से आपको ये स्पष्ट कर दिया है। आई थिंक स्तूप का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, सारी चीजें क्यों था, क्या फीचर्स थे, फीचर्स में क्या कोर फीचर्स थे और क्या नॉन कोर फीचर्स थे। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसी टॉपिक में एक चीज और जान लो आप कि भाई जो बौद्ध स्तूप हैं वो कहां कहां मिलते हैं। फेमस स्तूप साइट्स कहां कहां पर हैं। आपको अगर एग्जाम्पल देना पड़ा तो कैसे बात बनेगी, तो आपको ये समझना होगा। तो अलग अलग यूपी में कई स्तूप हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला है सारनाथ का। सारनाथ में स्तूप है, ठीक है। चौखंडी स्तूप से बोलते हैं, चौखंडी, चौखंडी स्तूप, चौखंडी स्तूप उसे बोलते हैं। और ये शेप में जो है ऑक्टागोनल है, ऑक्टागोनल है, हेमिस्फेरिकल से इवॉल्व हो रहा है, मतलब अभी हेमिस्फेरिकल आने पे भी टाइम लग रहा है। तो शुरुआती स्तूप है इसलिए वो ऑक्टागोनल शेप में है ना। स्तूप है चौखंडी का स्तूप, शेप याद रखेंगे। फीचर एक दो बात जो हर एक स्तूप में बताऊंगा मैं, वो नोट कर लेनी है आपको, है ना। एक है धर्मराज का, सारनाथ में ही धर्मराज का स्तूप। और ऐसा माना जाता है कि ये अशोक यहां आए थे, है ना। ये अशोक ने बनवाया है ऐसा माना जाता है। भाई अशोका, बिल्ट बाई अशोका, है ना। किस पर बनवाया है, ऑन रिमेन्स ऑफ बुद्धा। ऐसा माना जाता है कि धर्मराज का जो स्तूप है वो अशोक ने बनवाया है, और बुद्ध जी महाराज जो थे, बुद्ध भगवान जो थे, उनके अवशेष पर बनवाया है। तो सारनाथ में हमको याद रखने दो स्तूप, कौन कौन सा, चौखंडी और धर्मराज का। दोनों की विशेषताएं कि वो ऑक्टागोनल है ना। और ये जो दूसरी वाली बात है धर्मराज का वाले की, अशोक ने बनवाया था, और किस पे बनाया था, बुद्ध जी के रिमेन्स पर। दूसरा है स्थान, आप चलेंगे कुशीनगर। फीचर जानने के बाद कुशीनगर में क्या है, कुशीनगर में भी अपन को एक स्तूप मिलता है। कुशीनगर में एक स्तूप मिलता है, ये क्या है, महापरिनिर्वाण साइट है। तो याद रखना है यहाँ का जो कुशीनगर वाला स्तूप है वो क्यों जरूरी है, क्योंकि ये जो बना है ये महापरिनिर्वाण साइट, महापरिनिर्वाण साइट थी। तो यहाँ का स्तूप सबसे ज्यादा यूपी में इंपॉर्टेंट बन जाता है रिलीजियस टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से। तो अगर यूपी की पॉलिसी में रिलीजियस टूरिज्म का सवाल आए तो आप महापरिनिर्वाण के स्थल के जो स्तूप हैं वहाँ पे बात कर सकते हैं कुशीनगर में। और ऐसा माना जाता है कि कुशीनगर का जो स्तूप है या कुशीनगर का जो जगह है वो विजिट की थी किसने, विजिटेड बाई ह्वेनसांग। ऐसा माना जाता है कि ये जगह जो थी, ये बौद्ध जो स्तूप है, इसको विजिट किया है ह्वेनसांग ने, ठीक है। तीसरा चलते हैं श्रावस्ती में। तीसरा कहां चलते हैं, श्रावस्ती में। श्रावस्ती का जो स्तूप है श्रावस्ती वाला जो स्तूप है तीसरा, ये बना कहां पर है, राप्ती रिवर पर। ध्यान रखना है
किस पर है? राप्ती रिवर के किनारे, राप्ती रिवर के किनारे। और ऐसा माना जाता है कि यहां पर बुद्धा ने 24 साल गुजारे थे। 24 ईयर्स किसने गुजारे थे? बुद्धा। बुद्धा ने यहाँ पर, बुद्ध भगवान ने 24 साल गुजारे थे, इसलिए ये रिलीजियस टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से श्रावस्ती का जो स्तूप है इंपॉर्टेंट हो जाता है। चौथा स्तूप देखते हैं अपन। तो चौथा स्तूप कौन सा है? कौशाम्बी का। कौन सा है? कौशाम्बी। इसकी क्या विशेषता है? तो इसकी दो विशेषताएं हैं। ये किस नदी के किनारे है? तो आपको याद रखना है यमुना रिवर के किनारे है, यमुना बैंक पर है। यमुना बैंक, रिवर बैंक, बैंक मत समझना गड़बड़ कर लोगे आप। यमुना रिवर बैंक पर है ये ध्यान रखना है। यमुना नदी के किनारे बनाया गया है स्तूप, जो कौशाम्बी वाला स्तूप है। एक विशेषता और है इसकी, और वो ये है कि यहाँ पर क्या मिले हैं? बुद्ध जी के नेल्स एंड हेयर। तो बुद्ध जी के, मैंने बोला था ना शुरुआत में कि स्तूपों का निर्माण बुद्ध जी के बॉडी रिमेन्स को प्रिजर्व करने के लिए या उनकी रिलीजियस सेंसिटिविटी को नेक्स्ट जनरेशन तक प्रिजर्व रखने के लिए, बताने के लिए, डिनोट करने के लिए बनाए गए थे। और कौशाम्बी में ये उदाहरण आपको मिल जाता है कि ऐसा माना जाता है बुद्ध साहित्य के हिसाब से, बुद्ध परंपराओं के हिसाब से, कि जो कौशाम्बी वाला स्तूप है बुद्ध जी का, वहाँ बुद्ध जी के नेल्स और हेयर प्रिजर्व्ड हैं, वहाँ रिमेन्स हैं। ठीक है, पांचवा चलते हैं। पांचवा बौद्ध स्तूप यूपी में आपको मिलता है। कहाँ पर? कपिलवस्तु में। कहाँ पे मिलेगा? कपिलवस्तु में। इसके क्या फीचर हैं भाई? तो ये तो उनका गणराज्य था बुद्ध जी का, तो शाक्य गणराज्य ध्यान रख पाएंगे। शाक्य रिपब्लिक के पर्सपेक्टिव से जरूरी है ये। उनके पिताजी जो थे यहीं के राजा थे। शाक्य रिपब्लिक, कपिलवस्तु है ना, शाक्य गणराज्य के पर्सपेक्टिव से। और एक जो बात है वो यहाँ है क्या? बुद्ध जी की बोन्स। एक जगह पे हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। कहाँ पर? कहाँ पर पढ़ा था? ये कौशाम्बी में क्या है? नेल्स और हेयर्स। और कपिलवस्तु में क्या बता रहे हैं? बोन्स ऑफ बुद्धा। तो यहाँ बुद्धा है। मैंने क्या कहा था? स्तूप बॉडी रिमेन्स को प्रिजर्व करने के लिए बनाए गए। जहाँ जहाँ जिसको जो पल्ले पड़ा वो वहाँ दे दिया गया, है ना। और ऐसा भी माना जाता है, तीसरी बात, कि कपिलवस्तु जो जगह है वो अशोक ने विजिट करी थी। ये जगह विजिटेड। अब ध्यान रखना है, कंफर्म तभी लिखना है कि कपिलवस्तु जगह को विजिट किया था अशोका ने, कि यहां बने स्तूप को विजिट किया था। ये आपको क्रॉस चेक करना है। मुझे बस इतना पता है कि अशोका ने विजिट किया था, ये तो कंफर्म है, चाहे स्तूप को विजिट किया हो चाहे कपिलवस्तु को। कपिलवस्तु जगह तो आए ही होंगे। अब ये बात अलग है कि स्तूप तब तक बना था जब अशोक ने विजिट किया था या नहीं किया था। तो ये आप क्रॉस चेक करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि अशोक जब आए थे कपिलवस्तु तब यहाँ स्तूप था या नहीं था। ये क्या करेंगे आप? मुझे कमेंट बॉक्स में बता पाएंगे। ठीक है, छठा है रामभर का। कहाँ का है? रामभर का। छठा स्तूप कहाँ का है? रामभर का। इसके क्या फीचर्स हैं याद रखने आपको? दो फीचर्स हैं। ये जो रामभर का स्तूप है, रामभर स्तूप है, ये जो स्तूप है ये जो महापरिनिर्वाण साइट नहीं है, महापरिनिर्वाण टेम्पल है ना, उस टेम्पल के करीब है। नियर टू महापरिनिर्वाण टेम्पल ये जो स्तूप है, ध्यान रखना है। रामभर वाला स्तूप महापरिनिर्वाण टेम्पल के करीब है। और दूसरी बात है ना, ऐसा माना जाता है कि यही क्रीमेशन साइट थी। क्रीमेशन साइट, जो क्रीमेशन साइट ऑफ बुद्धा है वो रामभर ही है, ऐसा माना जाता है बौद्ध परंपराओं में। ये कितना सही है कितना गलत है, कोई बुद्ध धर्म का मानने वाला हो, बुद्ध मतावलंबी हो, वो हमें कमेंट बॉक्स में हमारी इस सूचना को सॉलिड कर सकता है, कंफर्म कर सकता है कि ये
जो रामभर का स्तूप है ये क्रीमेशन साइट अगर कोई बता रहा है गूगल तो क्या वो सही है? क्रीमेशन बुद्ध जी भगवान का कहाँ हुआ था? आप ये सूचना पर आपको क्या लगानी है? मोहर लगानी है। कंफर्म कीजिए कि क्या ये जो साइट इन्फॉर्मेशन दी है हमें किसी ने, ये इन्फॉर्मेशन सही है। हमें ऐसा बताया गया है कि जो रामभर का बुद्ध स्तूप है बौद्ध परंपराओं के हिसाब से ये क्रीमेशन साइट है। तो ये थे बौद्ध स्तूप के बारे में 3-4 बातें। क्या जाननी थी आपको? बौद्ध स्तूप हमने पढ़ा, बौद्ध स्तूप में हमने पहले देखा कि क्या होता क्या है, फिर हमने जाने उसके फीचर्स कि भाई कौन कौन से फीचर्स हैं। फीचर्स में हमने दोनों बात जानी, कोर और नॉन कोर। फिर बौद्ध स्तूप साइट्स हमने देखी। बौद्ध स्तूप साइट्स में हमने 6 बौद्ध स्तूप साइट्स देखी। कौन कौन सी 6 देखी? सारनाथ देखी पहली। दूसरी कौन सी देखी? कुशीनगर। तीसरी कौन सी देखी? तीसरी देखी श्रावस्ती। चौथी कौन सी देखी? चौथी देखी कौशाम्बी। पांचवी कौन सी देखी? पांचवी देखी कपिलवस्तु। और छठी कौन सी देखी? रामभर। मतलब यूपी में स्तूपों की कमी नहीं है। 6 तो अमी ने बता दिए, 5-6 आप भी बता दो। 6 हमने बता दिए। अब आपको 2-4 जो एक्स्ट्रा बचे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए और बौद्ध स्तूप से रिलेटेड अपने क्वेश्चन को सॉलिडिफाई कर लीजिए। आई होप बौद्ध स्तूप का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, और हमारा अगला टॉपिक है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। क्या पढ़ेंगे हम? बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। ये क्या है? चैत्य विहार का कंसेप्ट आपने सुना था कभी? भाई लिविंग कॉम्प्लेक्स जो होता था बौद्ध भिक्षुओं का, या बुद्ध भगवान जी जहाँ रहते थे वो जिस कॉम्प्लेक्स में रहते थे उसी को मोनेस्ट्री बोलते हैं, है ना। साधु संत बौद्ध भिक्षु जहाँ रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, उस जगह को शिक्षा से पठन पाठन का काम रहता था उनका रिलीजियस, तो उसको बोलते हैं बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। अब बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री यूपी में है तभी हम पढ़ा रहे हैं, अगर नहीं होती तो हम बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री नहीं पढ़ा रहे होते, क्योंकि हम इंडिया की आर्किटेक्चर नहीं पढ़ा रहे, हम केवल यूपी की आर्किटेक्चर पढ़ा रहे हैं। और हम कोई कंपोनेंट कोई टॉपिक तभी शामिल कर रहे हैं जब वो यूपी में मिल गया है विद फीचर्स, ठीक है। तो मॉडर्न में मैंने पैलेस फोर्ट नहीं पढ़ाए, क्यों? क्योंकि वहाँ थे ही नहीं। तो अब थे ही नहीं या मिले नहीं मुझे, आईवीसी के भी नहीं मैंने पढ़ाए क्योंकि वहाँ कुछ था नहीं। ये मिली कहाँ पर है? तो इसका जगह का नाम है जैतवाना मोनेस्ट्री। जैतवाना या जैतवान जो भी आप पढ़ना चाहें, जैतवाना मोनेस्ट्री है, यहाँ मिलती है। तो इस मोनेस्ट्री का आपको समझ में आ रहा है कि क्या है ना। ये लिविंग कॉम्प्लेक्स है, रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स। रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स है ये। किसी भी आर्किटेक्चर का पर्पस समझ लोगे तो आपको उसके फीचर्स एक्सप्लेन करने में दिक्कत कभी नहीं आएगी। दिक्कत यह है कि पढ़ने और पढ़ाने वाले फीचर बता देते हैं, उसके पीछे के इंटेंट को, उसके पीछे की नीड को, उसके पीछे के पर्पस को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो लोग जिस दिन पढ़ रहे होते हैं उस दिन याद रहता है, क्लास से बाहर निकलते निकलते ही चीजें उड़ने लगती हैं दिमाग से, क्योंकि आपको भाई साइंटिफिक लर्निंग का आदत नहीं डाली गई इंडिया में। रोट लर्निंग है, जानने वाला सिर्फ ये समझता है कि बस वही जानता रहे, ये इंफॉर्मेशन दूसरे के पास, क्योंकि आदमी समझ गया तो वो सब जान जाएंगे। तो ये थोड़ी सी माइंडसेट, या हो सकता है कैलिबर नहीं होता है लोगों के पास पढ़ाने का, ऐसा भी कह सकते हो। मेरा मानना ये है कि कोई भी चीज जो आप पढ़ा रहे हैं उसके पीछे के इंटेंट, पर्पस, मोटिव्स को समझा दोगे तो लोगों को आसान हो जाता है समझना और उनको याद रख पाना, है ना। तो ये रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स है। रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स है लेकिन किसका? बौद्ध भिक्षुओं का। किसका? भिक्षुओं का। कौन रहेंगे? भिक्षु। अगर भिक्षु रहेंगे यहाँ तो रिलीजियस एक्टिविटी करेंगे नहीं करेंगे? रिलीजियस टीचिंग भी होगी, होगी कि नहीं होगी? अब आदमी को रहना भी है,
टीचिंग भी करनी है, तो सुविधाएं जो होंगी, जो फीचर्स बनेंगे वो यहीं से तो होंगी। दुनिया में कोई भी आर्किटेक्चर बनती है उसमें जो सुविधाएं बनती हैं वो उसके पर्पस के हिसाब से बनती हैं। क्लास का स्ट्रक्चर इतना बड़ा चौड़ा खंबा नहीं होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पढ़ने पढ़ाने का काम होता है, बड़े लोग इकट्ठे जुड़ते हैं। कमरे को कभी ऐसा देखा है? इतना जितनी बड़ी क्लास आप देख रहे हो, एक साथ 500 लोग बैठ जा रहे हो, क्यों? ये क्लास का पर्पज इसके आर्किटेक्चर को डिसाइड कर रहा है। दुनिया की कोई भी आर्किटेक्चर उसके पर्पज से डिसाइड होती है भाई। आपको पर्पज लोग बताते नहीं है, बस बता देते हैं कि रट लो नागर स्टाइल के फीचर। अरे क्यों भाई, नागर स्टाइल में यही फीचर क्यों आए? वो मैं आऊंगा जब गुप्ता पढ़ाऊंगा, तब मैं उस पर भी आऊंगा, तब मैं वहां पढ़ाऊंगा, है ना। इस्लामिक आर्किटेक्चर को डोम आर्क मीनार में समझा देते हैं लोग कि डोम आर्क मीनार है, रट लो। क्यों रट ले भाई? डोम क्यों बनी डोम? क्यों आया इस्लाम में? क्यों कंसेप्ट आया डोम? और इस्लाम में क्या ओरिजिनल था? कहां से लिया इस्लाम ने? और क्यों इस्लाम ने उसको इतना प्रोपेगेट किया, फैलाया, अपनाया? पर्पस, इंटेंट। तो यही आप समझ पाए। जैतवाना जो मोनेस्ट्री है वो लोग रहने का काम करेंगे। कौन लोग रहेंगे? ये लोग कौन है? रिलीजियस लोग हैं। जब रिलीजियस लोग रहेंगे तो वहां पठन पाठन का काम होगा नहीं होगा? टीचिंग का काम होगा नहीं होगा? तो मेडिटेशन का काम होगा नहीं होगा? साधु संत रह रहे हैं ना वहां, ताश मार तो खेलेंगे ही लोग। शराबी जिवाड़ी गजारी तो नहीं रह नहीं रहे, ट्रेडर्स तो रह नहीं रहे भाई। ट्रेडर्स के लिए बनाई जाती सराय तो उस अलग चीज थी, उसका आर्किटेक्चर अलग आएगा। ये है धार्मिक स्थल, मोनेस्ट्री। तो यहाँ कौन रह रहे हैं? एक धार्मिक शांत स्वभाव के लोग रह रहे हैं। तो मेडिटेशन साइट्स उसमें मिलेंगी नहीं मिलेंगी? तो फीचर में पढ़ोगे आप कि भाई मोनेस्ट्री में मेडिटेशन साइट्स हैं, बौद्ध भिक्षु रह रहे हैं, तो इनको नहाने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? तो आप देखेंगे कुछ टैंक बनाए गए हैं। हर एक चीज के पीछे उसका मोटिव, उसका नीड, उसका पर्पस होता है। आप किसी भी आर्किटेक्चर को पढ़ते समय ये समझा करो कि इसका मोटिव क्या रहा होगा, है ना। अगर आप उस चीज के पीछे के मोटिव को समझ लेंगे तो उन चीजों को एक्सप्लेन बेहतर कर पाएंगे, अपने आंसर्स अच्छे कर पाएंगे। मोनेस्ट्री समझ रहे थे हम, जैतवाना पढ़ेंगे। जैतवाना हमने पहले समझा कि ये रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स था किसका? तो ये था बुद्धिस्ट भिक्षुओं का। अब बुद्धिस्ट भिक्षु है तो रिलीजियस आदमी है, तो रिलीजियस टीचिंग भी होगी, है ना, रिलीजियस काम भी होगा, मेडिटेशन भी होगा। क्योंकि आदमी है, नहा रहा है, तो नहाएगा तो उसके लिए टैंक बनेंगे। अच्छा, आदमी रह रहा है तो टहलना नहीं है क्या? इसको पेट नहीं निकलेगा अगर टहलेगा नहीं तो। टहलना है, जब टहलना है तो फुटपाथ भी बनेंगे। तो फुटपाथ भी एक फीचर आएगा कि एक रास्ता था। अब क्योंकि आदमी रह रहा है तो थोड़ा सा हरियाली भी चाहिए इसको, तो आप देखेंगे कि ग्रीनरी भी है वहां। ग्रीनरी के खास इंतजाम किया गया कि मोनेस्ट्री जहां बनती थी वहां हरियाली रहे, पेड़ पौधे रहे, शांत बात। साधुओं की कुटिया जो थी, आपको देखा नहीं होगा, जंगलों के बीच में हुआ करती थी शांत कुटिया। पंचवटी कुटिया आपने याद नाम सुना होगा, देखा होगा। सबरी की कुटिया, है ना, विश्वामित्र की कुटिया। ये क्या थी? साधु संत थे, तो जंगलों में शांत स्वभाव, पेड़ की हरियाली, चहक, प्रकृति के बीच रहते थे। तो यही प्रकृति के बीच में ही रह रहे हैं। मोनेस्ट्री का फीचर यहीं से निकलेगा, है ना। आदमी रह रहे हैं तो रहने के लिए कमरा चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? कमरा को ही तो इन्होंने कुटी बोला है। कुटिया बस एक कुटी नहीं है, कई कुटियां हैं, क्योंकि बड़ा लिविंग कॉम्प्लेक्स है, वहां एक आदमी नहीं रह रहा, 100 200 500 बौद्ध भिक्षु रहते हैं एक साथ, तो कुटिया हो गई कुटी। तो समझ रहे ना आप, जैतवाना में जो फीचर्स हैं वो कहां से निकल रहे हैं? मतलब जैतवाना की जो मोनेस्ट्री है उसके फीचर्स कहां से निकल रहे हैं? उसकी जरूरतों से, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। आर्किटेक्चरल फीचर्स, अब समझ में आ रहा है ना थोड़ी थोड़ी तरह कहानी। आर्किटेक्चरल फीचर्स, आर्किटेक्चरल फीचर्स, व्हाट आर द आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द monasteries? सिंपल सा, सिंपल क्या है? द आर्किटेक्चरल फीचर्स ऑफ द monastery विल बी डिसाइडेड बाई द नीड। और नीड क्या है? रेजिडेंस एंड रिलीजियस, रेजिडेंशियल एंड रिलीजियस, सारे फीचर इसी जरूरत से निकलेंगे। पहले बात करते हैं रेजिडेंस की।
तो आदमी रहेगा, रहने के लिए चाहिए कमरा, कमरे को ही इन्होंने बोला कुटी, कुटिया या कुटी। समझ में आया? पहला फीचर, पहला फीचर क्या है? कुटी। पहला फीचर कुटी। आदमी रहेगा तो नहाएगा भी, और नाले के लिए बोलेंगे टैंक। मतलब आदमी रहेगा तो नहाएगा, नहाने के लिए चाहिए टैंक, और इसको टैंक को क्या बोलते थे ये लोग? इस टैंक का नाम है जैतवान पोखरनी। जैतवान पोखरनी, जैतवान पोखरनी। ठीक है। अब रिलीजियस है, बात कर लेते हैं। रिलीजियस है तो मेडिटेशन करेगा आदमी, धार्मिक आदमी लोग रह रहे हैं, तो मेडिटेशन के लिए क्या चाहिए इनको? मेडिटेशन के लिए स्पेस चाहिए, असेंबली टाइप का। सभाएं करेंगे, सभाएं करेंगे नहीं करेंगे? तो सभाओं का नाम दिया इन्होंने दानशाला। ठीक है, दानशाला सभा थी, और एक सभा और थी इसमें ही, उपोस ग्रह। ये भी सभा है, मतलब हॉल, जो असेंबली हॉल है उनके नाम थे दानशाला और उपोस ग्रह। ठीक है। अब आदमी रहेगा, नहाएगा, खाएगा, एक काम और करेगा, टहलेगा। तो टहलने के लिए चीज बनाई इन्होंने क्या? वॉकिंग मेडिटेशन पाथ। वॉकिंग मेडिटेशन पाथ। अब ये रिलीजियस कम सेकुलर में आ जाएगा, असेंबल चीज चौथी। वाटर बॉडीज हो गई, धार्मिक लोग हैं, रह रहे हैं, तो वहां कुछ लोग भाई मृत्यु को भी प्राप्त करेंगे, महानिर्वाण भी प्राप्त होगा, तो उनकी बॉडीज के रिमेन के लिए क्या बनाया जाएगा? पहला फीचर, दूसरा फीचर, तीसरा फीचर मेडिटेशन के लिए जगह स्पेस, चौथा फीचर, पांचवा फीचर जो हॉल्स हैं, पांचवा फीचर हॉल्स, दानशाला और उपोस गृह के रूप में। पांचवा फीचर। ठीक है। जो छठा फीचर है वो कहां से आएगा? आदमी रहेगा तो मरेगा भी, तो निर्माण भी तो प्राप्त करेगा। तो मरने पे स्तूप बनते थे, तो स्तूप भी मिलेंगे। तो जैतवाना में छोटे छोटे स्तूप भी मिलते हैं, समाधियां, है ना। तो ये छठा फीचर हो गया। अब कोई रेजिडेंशियल ब्लॉक मतलब चीज है, तो उसके लिए मटेरियल भी यूज होगा कि नहीं होगा? तो मटेरियल भी आप फीचर यूज कर सकते हो। मटेरियल के नाम पे इन्होंने क्या यूज किया होगा? ब्रिक्स। तब तक ईंट बन चुकी थी, तो ब्रिक्स इन्होंने मटेरियल यूज किया है। ठीक है। ये जो वॉकिंग मेडिटेशन पाथ है ना, इसका नाम इन्होंने दे दिया था बौद्ध साहित्य में कंकमा। कंकमा, कंकमा। ठीक है। अगर स्तूपों के नाम पूछे कोई कि भाई आप क्या कोई नाम है भी, आप बता रहे हो कि जैतवाना मोनेस्ट्री में कुछ स्तूप हैं, तो हाँ 2 स्तूप हैं। एक अंगुलीमाल का है, अंगुलीमाल का स्तूप है,
और दूसरा कौन सा है, अनंत पिंड का। जैतवाना मोनेस्ट्री में ही है दोनों ये। तो अंगुलीमाल वाली तो कहानी आपको याद होगी, डाकू आदमी जो था जिन्होंने बुद्ध ने रिलीजियस आदमी बना दिया था उसको, तो वो बाद में बौद्ध भिक्षु बन गया होगा, जैतवाना में रहा होगा, मरा होगा, तो मतलब निर्माण प्राप्त किया होगा, तो उन्होंने स्तूप बना उनके नाम पर अंगुलीमाल का। और एक ऐसे ही अनंत पिंड का भी है, तो कोई अनंत नाम का बौद्ध भिक्षु रहे होंगे, उनके लिए उनके निर्माण प्राप्ति पर ये चीज रही होगी। तो क्या ये चीजें क्लियर हुई? कुटी जो है इसके दो स्पेशल नाम हैं, दो कुटियां थी, उनके नाम आपको याद रखने ही है। कौन कौन सी कुटी है? कोसब कुटी, याद रखना है, कोसब कुटी, कोसब कुटी। और एक कुटी का नाम है गंध कुटी, ध्यान रखना है, गंध कुटी। दोनों के अलग अलग हैं। ये मेन रेजिडेंस था, ध्यान रखना है। ये क्या है? जो गंध कुटी है वो मेन रेजिडेंस है। मेन रेजिडेंस है किसका? बुद्ध जी का, ध्यान रखना है। जो गंध कुटी है वो मेन रेजिडेंस है बुद्ध जी का। और जो कोसब कुटी है ये भी बुद्ध जी के लिए थी। यहां क्या करते थे वो? ज्यादातर मेडिटेट करते थे। ये मेडिटेशन स्पेस है किसका? बुद्ध जी का। मेडिटेशन स्पेस ऑफ बुद्धा, ध्यान रखना है। इतनी बातें आर्किटेक्चरल फीचर्स में हमने 5-6 बातें पढ़ी। कौन कौन सी बातें पढ़ी? अब आजकल ये कमरे बचे नहीं है, बस वो बचा है रिमेनिंग कि यहाँ ऐसा था, यहाँ ऐसा था, उन पे भी ईंट हमने खड़ी करी है। रिमेनिंग था, ढह गया था सब कुछ। जो बाद में बताया उसमें पता चला कि यहाँ ऐसा ऐसा रहा होगा। लोगों ने बौद्ध साहित्य पढ़कर अंदाजा लगाया कि कौन सी कुटी थी, कौन सी कुटी में गंध कुटी थी, कौन सी कोसब कुटी थी, है ना। जो रहने वाले कमरे थे, नहाने के लिए जो टैंक थे, वाटर टैंक थे, कई उसको जैतवाना पोखरनी का नाम दिया गया है। फिर टहलने के लिए एक पार्ट थी तो कंकमा नाम था उसका, है ना। फिर स्तूप मिलते हैं दो, तो उनमें एक को अंगुलीमाल स्तूप और एक को अनंत पिंड का स्तूप है। तो रिलीजियस टेक्स्ट में ही मिलता होगा, क्योंकि स्तूप के नाम पे अब तो कुछ बचा नहीं है, लेकिन रिमेन्स बचे हैं स्तूपों के, है ना। ऐसे ही मेडिटेशन के स्पेस की कुटी तो अलग हो गई, स्पेशल था। सभाओं हॉल भी थे, क्योंकि रिलीजियस लोग हैं तो बातचीत करेंगे, चर्चाएं करेंगे। चर्चाओं में 2 हॉल आपको वहाँ मिलते हैं जैतवाना में, दानशाला, उपोष गृह। तो इतनी चीज़ों को आपको मोनेस्ट्री के नाम पे पढ़ना और समझना था। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तो आप हल्की सी बात लिख के चले आएंगे। बौद्ध आर्किटेक्चर में एक बौद्ध यूपी के जैतवाना की मोनेस्ट्री मिलती है, वह क्या है, क्यों है, कैसे है, आर्गुमेंट आप नहीं लिख पाएंगे। आपका आंसर छिछला रहेगा, शैलो रहेगा, और शैलो आंसर पे मार्क्स शैलो मिलते हैं, है ना। 10 में से 8 में से कितने मिलेंगे? 2, 1, 1.5, 3.5, 4, 4.5, 5 नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपके आंसर में वजन गहराई नहीं होगी। तो वजन और गहराई लाने के लिए आपको ये रहा आपका पूरा बौद्ध आर्किटेक्चर हमने पढ़ लिया, है ना। अब तक हम जो क्या जैतवाना देखना चाहते हो, जैतवाना की जो मोनेस्ट्री थी वो कैसी थी? तो जैतवाना की मोनेस्ट्री मैं आपको दिखाना चाहूं तो ये है। ये भी ईंटें वर्तमान सरकारों ने ही लगाई हैं, ये पहले नहीं रही होंगी। इनमें कुछ चीज़ें बची होंगी, कुछ बाद में ठीक किया गया है ना। तो ये जैतवाना मोनेस्ट्री है, आप देख रहे हैं छोटी छोटी कुटियां हैं, है ना, छोटी छोटी कुटियां हैं इधर उधर। इनमें से कुछ टैंक हैं। अब मैं यहाँ मार्क नहीं कर सकता, मैं नहीं बता सकता कि गंध कुटी कौन सी है, कोसब कुटी कौन सी है। अगर कोई ऐसा फिगर होता जिसमें मैं बता पाता तो बात अच्छी थी, बट मैंने आपको बता दिया है, ये उसका रिमेनिंग है। अब रिमेनिंग में ये बता पाना, मेरे पास कोई अच्छी इमेज नहीं थी जहाँ मैं बता पाता कि ये कोसब कुटी है, ये गंध कुटी है, ये जैतवाना पोखरनी है। ऐसे बता पाना मेरे लिए अभी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इसमें मेरे पास ऐसी कोई इमेज थी नहीं। लेकिन इसमें ये सारे फीचर्स आपको दिख रहे हैं, ब्लॉक ब्लॉक छोटे छोटे। तो छोटी छोटी कुटियाँ हैं, कहीं तालाब भी होगा।
अब ये पता पाना बड़ा मुश्किल है कि ये तालाब था कि ये तालाब था, लेकिन ये आप देख रहे ग्रीनरी है, जंगल है, जंगल के आसपास है, पेड़ पौधे, हरियाली रही होगी, तो सारी चीज़ें वो इसमें दिखाई देंगी आपको। जैतवाना मोनेस्ट्री के साथ हमारा बौद्ध आर्किटेक्चर में हमने शुरू किया था मॉडर्न आर्किटेक्चर। मॉडर्न आर्किटेक्चर में हमने पहले पढ़ा था सेकुलर आर्किटेक्चर, सेकुलर में हमने पढ़ी थी पिलर, फिर मॉडर्न में पढ़ रहे थे हम रिलीजियस में हमको दो पढ़ने थे, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर और जैनिस्ट आर्किटेक्चर। बुद्धिस्ट में हमने पढ़े स्तूपा और मोनेस्ट्री, ये दोनों हमने पढ़ लिए। अब आती है बात जैन आर्किटेक्चर की, और ये इतना जैन आर्किटेक्चर पढ़ने के बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा मामला। तो जैन आर्किटेक्चर कुछ खास यूपी में मिलता नहीं है, इसलिए ज़्यादा ध्यान देने की हमको भी मतलब उस ज़रूरत नहीं लगी और है भी नहीं। तो क्या आ सकता है पॉसिबल जैन आर्किटेक्चर के नाम पे यूपी में? बहुत ज़्यादा है नहीं, 3-4 बातें हैं जो आपको रट लेनी है, समझ लेनी है। तो कुछ खास अलग इस आर्किटेक्चर के फीचर्स नहीं है। जैन आर्किटेक्चर में जो भी है वो या तो हिंदू वाला है या बुद्ध वाला है। तो स्तूप होंगे या मंदिर होंगे, तो स्तूप आप बुद्ध से समझ सकते हो और मंदिर हिंदुओं से समझ सकते हो। गुप्त काल में पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। तो अब आपको समझना क्या है फिर? तो समझ लेना है जैन आर्किटेक्चर साइट समझ लेनी है कि अगर 2-4 यूपी में है तो वही उसी की लिस्ट है मेरे पास, आप उसको समझ लेते हैं थोड़ी सी देर में, है ना। जैन आर्किटेक्चर में क्या क्या मिलेगा आपको? या तो स्तूप मिलेंगे या मंदिर मिलेंगे, यही 2 चीज़ें मिलेंगी, या मोनेस्ट्री भी मिल सकती है। अगर मोनेस्ट्री होगी तो मोनेस्ट्री पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आइए जैन आर्किटेक्चर को पढ़कर अपनी मॉडर्न आर्किटेक्चर को खत्म करते हैं। जैन आर्किटेक्चरल साइट्स इन यूपी का पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इधर उधर की चीजें नहीं पढ़ेंगे। यूपी में अगर कुछ है तभी पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, है ना। पहली साइट है मथुरा। यहाँ क्या मिलता है जैन रिलीजन से रिलेटेड? तो एक जैन स्तूपा मिलता है यहाँ। क्या नाम है इस स्तूप का? तो इसका नाम है कनकाली स्तूप। समझ में आई? कनकाली स्तूप है। दूसरा क्या है? धर्मचक्र व्हील। दूसरी चीज मिलती है यहां, धर्म चक्र व्हील, ये भी मिलता है जैन आर्किटेक्चर के नाम पे। ये किसका है? वसु अयागपत। वसु अयागपत, ठीक है। दूसरी साइट आपको अगर जाननी है तो वो है हस्तिनापुर। जैन आर्किटेक्चर की दूसरी साइट जाननी है, वहां क्या है? दूसरी साइट है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर यूपी में दूसरी साइट है हस्तिनापुर। यहां क्या है? जम्बू द्वीप टेम्पल है, जैन टेम्पल। जम्बू द्वीप जैन टेम्पल कहां पर है? हस्तिनापुर में। प्रीलिम्स में ऐसा सवाल पूछ सकता है या मेंस में पूछ सकता है कि जैन आर्किटेक्चर साइट्स को विवरण दीजिए उत्तर प्रदेश में, तब आपको बताना पड़ सकता है ना। श्री दिगंबर दूसरा टेम्पल जो है, श्री दिगंबर जैन बड़ा श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर, इस नाम से ही है, तो हम मंदिर को मंदिर ही लिखते हैं। तीसरी जो साइट है वो आपको याद रखनी है, क्या है? तीसरी साइट का नाम क्या है? वो है कौशाम्बी। यहां क्या मिला है आपको? तो जैन श्राइन मिली है, एक जैन मंदिर बोल सकते हो, जैन श्राइन या जैन मंदिर जो भी कहना चाहें, जैन मंदिर है ना। ये इसका फीचर ये है कि ये रॉक कट है, ध्यान रखना है। रॉक कट आर्किटेक्चर का एग्जांपल है ये। यूपी में जैन आर्किटेक्चर का रॉक कट आर्किटेक्चर कौशाम्बी का है, और जैन श्राइन है, जैन मंदिर है एक
जो रॉक कट आर्किटेक्चर है। चौथा और आखिरी है अयोध्या। अयोध्या ये भी जैन आर्किटेक्चर साइट्स है, यहाँ भी कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं। तो यहाँ क्या क्या मिलता है, श्री दिगंबर जैन टेम्पल मिलता है यहाँ पर, ठीक है। किसको लिए है ये डेडिकेटेड, तो ऋषभ देव। किसके लिए, ऋषभ देव, तीर्थंकर थे इनके, है ना। क्या क्या फीचर है इस मंदिर के, तो डेडिकेटेड इनके लिए है। तो क्या है, ये स्टोन कार्विंग है, इसमें ध्यान रखना है, स्टोन कार्विंग का फीचर मिलता है। और तीसरा, इसका जो स्ट्रक्चर है वो डोम यूज हुई है, इसमें डोम्ड स्ट्रक्चर है इसका, ध्यान रखना है। तो ये है जैन आर्किटेक्चर का पूरा साइट्स। इतने ही थे इनके मंदिरों की विशेषताएं। हम नागर स्टाइल जब पढ़ेंगे तो नागर स्टाइल का विकास कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या फीचर्स थे। तो अगर मंदिरों की फीचर्स की बात करेंगे तो आप गुप्त काल के जब मैं मंदिर पढ़ाऊंगा तो वहाँ से नागर स्टाइल डेवलप होगी, तभी शुरुआत से ही समझेंगे नागर स्टाइल के विकास को, तभी बेहतर समझ पाएंगे। तो मंदिरों के देखो आपको जैन स्तूप भी हैं, जैन आर्किटेक्चर में या तो स्तूप मिलता है या बुद्ध मतलब मंदिर मिलता है, टेम्पल मिलता है, यही दो चीजें मिलती हैं। अब जैन आर्किटेक्चर में स्तूप मिलेगा तो इसके फीचर पे जब आपको बात करनी पड़ेगी तो स्तूप तो स्तूप है, फीचर कहां से लेंगे आप, बौद्ध स्तूप से। बुद्ध में हम पढ़ लिए तो यहां से आप बता पाएंगे अंड क्या है, हर्मिका क्या है, एसटी क्या है, छत्रक क्या है, फेंसिंग क्या है, तोरण क्या है, सब बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। और मंदिर जब आप पढ़ाएंगे, मंदिर जब मैं पढ़ाऊंगा और जैन टेम्पल किसी मंदिर की विशेषता बतानी होगी तो आपको मैं गुप्त काल में जब शुरू करूंगा तो गर्भगृह बताऊंगा, है ना, शिखर बताऊंगा, आमलक बताऊंगा, प्रदक्षिणापथ बताऊंगा, पिलिंथ बताऊंगा, उर्सरंग बताऊंगा, है ना, ये सब चीज़ें बताऊंगा मैं, पंचायतन स्टाइल बताऊंगा। तो ये वहाँ जब मैं ये पढ़ा दूंगा, ये हम पढ़ चुके हैं, तो बौद्ध स्तूप से जैन स्तूप की फीचर्स आप लिख पाएंगे। साइट्स मैंने इसलिए बता दी क्योंकि जैन साइट बौद्धिक साइट से, बौद्ध साइट से मैच नहीं करती हैं, वो अलग हैं, इसलिए मैंने साइट्स पढ़ा दी हैं। आर्किटेक्चरल फीचर्स में आप देखेंगे तो श्राइन की बात हो, अगर कोई जैन श्राइन भी वैसे यूपी में मिलती नहीं है, अगर आपको मान लो आ भी जाए सवाल, क्योंकि पूछ लेता है यूपी में भी वो नेशनल सवाल पूछ लेता है कभी बार, तो जैन श्राइन को अगर सवाल पूछ ले, जैन मोनेस्ट्री का सवाल पूछ ले वो, तो बुद्ध मोनेस्ट्री आपने पढ़ ली तो बुद्ध मोनेस्ट्री से फीचर आप बता पाएंगे। जैन मोनेस्ट्री के भी, क्योंकि वहाँ भी कुटी होगी, वहाँ भी टैंक होगा, वहाँ भी मेडिटेशन पाथ होगा, वहाँ भी असेंबली हॉल होगा, है ना। मोनेस्ट्री का मतलब है साधु संतों के रहने की जगह। तो आप जैन मोनेस्ट्री के फीचर्स भी बुद्ध मोनेस्ट्री से ड्राइव कर सकते हैं और जैन स्तूप के फीचर बुद्धिस्ट स्तूप से ड्राइव कर सकते हैं। जैन टेम्पल के फीचर आपको गुप्ता काल की जब मैं आर्किटेक्चर पढ़ाऊंगा, टेम्पल आर्किटेक्चर, गुप्ता काल में टेम्पल आर्किटेक्चर ही पढ़नी है और कुछ पढ़ना नहीं है, तो गुप्ता काल में जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वहाँ से हम जैन टेम्पल आर्किटेक्चर के फीचर्स को भी रिलेट करके लिख पाएंगे। आई होप मैं आपको आर्किटेक्चर में मौर्यन एम्पायर के आर्किटेक्चर, मौर्य काल की आर्किटेक्चर पूरी समझा पाया। इसमें बुद्धिस्ट, जैन और बुद्धिस्ट में भी रिलीजियस और सेकुलर और जैन की साइट्स। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ गुप्त आर्किटेक्चर, गुप्ता काल के आर्किटेक्चर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।